हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सब अपने घर पे स्वस्थ, सुरक्षित और खुश होंगे। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 6 के विज्ञान के पाठ 5 पदार्थों का पृथक्करण। जैसा कि पाठ के नाम से ही पता चल रहा है, पदार्थों यानी कि सामानों का पृथक्करण यानी कि अलग अलग करना। जब दो या दो से अधिक सामान एक साथ मिल जाते हैं तो उन्हें हम किस प्रकार अलग कर सकते हैं और उनको अलग करने की सामान्य विधियां या सरल विधियां क्या हैं, उनके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालनी या छलनी द्वारा पृथक किया जाता है, जो कि हम प्रतिदिन अपने घर में देखते हैं कि चाय जो हम बनाते हैं उसमें पत्तियां भी मौजूद होती हैं, तो हम छलनी से छानकर चाय अलग करते हैं जो हम पीने के काम में लाते हैं, और पत्तियां जो हमारे लिए अनुपयोगी हैं उन्हें हम फेंक देते हैं। फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है, जैसा कि चित्र 5.2 में दिखाया गया है। बच्चों देखिए, ये आपने अपने गांव में या अपने घर में आपने ये देखा होगा, है ना, कि इस तरह से हम दूध से या दही से मथकर मक्खन को अलग करते हैं। देखिए, ये आपने गांव में ज़रूर देखा होगा। इससे इस तरह से हम दूध दही से मक्खन को निकालते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। और मक्खन का उपयोग हम करते हैं और दूध का भी उपयोग करते हैं, दोनों ही हमारे लिए उपयोगी हैं। बस इसके बाद है, जैसा कि हमने अध्याय 3 में सीखा है कि रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओटते हैं। कपास को ओटते हैं मतलब कपास से बीजों को अलग करते हैं। कदाचित आपने नमकीन दलिया अथवा पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले आप सावधानीपूर्वक उनको बाहर निकाल दिया होगा। बिल्कुल, क्योंकि मिर्च खाने से तीखा लगेगा, इसलिए हम प्रायः मिर्च को हम डालते तो हैं, पर खाने से पहले हम उनको निकाल कर अलग कर देते हैं। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। क्या यह सही है? बिल्कुल बच्चों, ये सही है, क्योंकि जो टोकरी में जो आम और अमरूद भरे हैं वो दोनों अलग अलग तरह के हैं और दोनों बड़े बड़े हैं, इसलिए हम उन्हें हाथ से हटाकर दूसरे बर्तन में अगर एक को भी रख दें तो दूसरा अपने आप ही अलग हो जाएगा। ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हों तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा? कल्पना कीजिए, यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना भी असंभव है। क्यों? क्योंकि दोनों आकार में लगभग बराबर होते हैं और वो एक दूसरे के साथ इस तरह से मिल जाएंगे कि उन्हें अलग अलग हाथों से उन्हें अलग अलग करना बिल्कुल असंभव हो जाएगा। क्रियाकलाप 1, सारणी 5.1 के कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए हैं। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंग को कॉलम 2 तथा 3 में दिया गया है, तथापि कॉलम 2 तथा 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। क्या आप प्रत्येक प्रक्रम का उसके उद्देश्य तथा पृथक्कृत अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं? क्यों नहीं, चलिए हम अभी मिलान करेंगे इनको। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि इस सारणी में है क्या। सारणी 5.1 में है कई सारे पदार्थ हैं, ठीक है। तो पहले कॉलम में लिखा गया है पृथक्करण प्रक्रम, ठीक है। कौन सी दो चीज़ें हैं जो दो चीज़ें हैं जो कि आपस में मिल गई हैं। दूसरे कॉलम में है कि उद्देश्य जिनके लिए हम पृथक्करण करते हैं, क्या उपयोग है उनका, उन्हें अलग करने का, उनको हम क्यों अलग कर रहे हैं। और तीसरे कॉलम में है कि पृथक्कृत अवयवों को हम क्या करते हैं। पृथक्कृत यानी जिन चीज़ों को हमने पृथक किया, अलग किया है, वो हमारे लिए उपयोगी हैं अथवा नहीं। तो चलिए हम इनका उचित मिलान करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं चावल से पत्थरों को पृथक करना। अब चावल देखिए हमारे लिए उपयोगी है, पर पत्थर हमारे लिए उपयोगी नहीं है, वो हमारे लिए हानिकारक है। तो हम इसको मिला देंगे इसमें,
हम इसको मिला देंगे, चावल से पत्थरों को पृथक करना, हम इसको इसमें मिला देंगे। हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर करना, ठीक है। और इसके बाद जो पत्थर जो हमें मिला वो हमारे लिए उपयोगी तो है नहीं, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उन अशुद्धियों को फेंक देंगे, हम उस अशुद्धि को फेंक देंगे। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन। दूध को जब हम मथते हैं तो दूध भी हमारे लिए उपयोगी है और मक्खन भी हमारे लिए उपयोगी है, यानी कि दोनों ही चीज़ें हमारे लिए उपयोगी हैं। तो दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना, इसमें मिलाएंगे हम। अब ये दोनों चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, तो हम इन दोनों चीज़ों को क्या करेंगे, दोनों ही चीज़ों को रख लेंगे और अपने समय के अनुसार उनका उपयोग करेंगे। तो हम यहाँ ले जाएंगे, हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। चाय की पत्तियाँ पृथक करना। चाय की पत्तियाँ पृथक करने वाला में जैसे अनुपयोगी अवयव को दूर करना, यानी चाय की जो पत्तियाँ हमारे लिए उपयोगी अब नहीं हैं, तो उन्हें हम छानने के बाद क्या करेंगे, हम उनके ठोस रूप को बाहर फेंक देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिलान। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। जब हम कोई भी पदार्थ जब हम उपयोग के लिए अपने उपयोग में लाते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उनमें से कोई हानिकारक या अनुपयोगी चीज़ें तो नहीं, अगर हैं तो हम उन्हें अलग कर देते हैं। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी जो दो चीज़ें आपस में मिली हुई होती हैं, तो हमें उन दोनों चीज़ों की आवश्यकता होती है और उन दोनों को भी अलग करते हैं, जैसे दूध और मक्खन को। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के अमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थ की 3 अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव और गैस में से कोई भी हो सकती है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुण धर्मों में अत्यधिक भिन्नता होती है। बच्चों, आपको पता ही होगा कि जो पदार्थ होते हैं वो हमें 3 रूप में प्राप्त होते हैं, जैसे ठोस, द्रव और गैस। तो जब ठोस या द्रव या गैस, तीनों के गुण धर्म सभी अलग अलग हैं, लेकिन इनमें से कोई 2 भी या 3 भी अगर मिल जाते हैं, तो सोचिए कि इस तरह के जो मिश्रण हैं उनको अलग करना बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाती है। तब उन्हें हम कैसे अलग करते हैं, उनकी क्या विधियां हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। चलिए हम देखते हैं 5.1 पृथक्करण की विधियां। अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग आपने अपने दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा, जैसे कि हस्तचयन। हस्तचयन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, हस्त यानी हाथ, चयन यानी चुनना, हाथों से चुनना। क्रियाकलाप 2, दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज के शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अन्न कण पाते हैं? क्या इनमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्न कण तथा अन्य खाद्य कण हैं? अब आप अपने हाथों से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य कणों को इससे पृथक कीजिए। तो ये जो इस तरह के जो अवयव अनाज के साथ मिक्स हैं, तो सोचिए कि उन्हें तो हम हाथ से अलग कर ही सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा में भी नहीं होते हैं और इन्हें हम आराम से हाथ से बीनकर अलग कर सकते हैं। हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों के कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने के लिए किया जा सकता है। चित्र 5.3 में ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। जब बहुत सारी अशुद्धियाँ नहीं होती हैं या कुछ मोटी मोटी सी होती हैं, तो हम उन्हें हस्तचयन के द्वारा अलग कर सकते हैं। थ्रेसिंग क्या होता है? आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों या सूखे पौधे के गट्ठर तो देखे ही होंगे। सूखे पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्न कण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठर पर लगे अन्न कणों की संख्या की कल्पना कीजिए।
देखिए, एक गट्ठर जब इतना सारा होता है कि उनमें अनाजों की संख्या की कल्पना करना भी हमारे लिए मुश्किल है। किसान इन अनकणों को सूखे पौधे के इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते होंगे? अब देखिए, आम तथा अमरूद को तो हम वृक्षों से तोड़ सकते हैं, परंतु अन्य कण जो होते हैं आम और अमरूदों की तुलना में बहुत ही छोटे हैं, इसलिए इनकी डंडियों से इनको तोड़ना असंभव है। अन्य कणों को उनकी डंडियों से कैसे अलग किया जा सकता है? तो देखिए कैसे अलग कर सकते हैं। सूखे पौधों की डंडियों को अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने के लिए जो प्रक्रम अपनाया जाता है उन्हें हम कहते हैं थ्रेसिंग। ठीक है। और इस प्रक्रम में क्या होता है बच्चों, इस प्रक्रम में होता है कि इन डंडी सहित अनाजों को पटक कर पृथक करने के लिए थ्रेसिंग का पटक कर क्या किया जाता है, अनकणों को डंटियों से अलग किया जाता है और बाद में फिर उन अनकणों को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है। कभी कभी ये काम थ्रेसिंग का काम जो है वो बैलों की सहायता से भी किया जाता है और कभी कभी ये मशीनों के द्वारा भी किया जाता है। अब होता है निष्पावन। निष्पावन क्या होता है? निष्पावन यानी कि पवन के द्वारा जो भूसी वगैरह हल्की चीज़ें जो हमारे अनाजों के साथ मिक्स होती हैं उन्हें उड़ा देना। ठीक है। तो जो क्रियाकलाप 3 है उसमें देखिए, सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे, ये जो हैं इनको क्या किया जाता है पता है? निष्पावन में क्या किया जाता है कि जो अनाज के साथ भूसे वगैरह मिक्स हो जाते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है और खुले मैदान में जाकर जहाँ पे आपका अनाज रखा है वहाँ से थोड़ा ऊपर दोनों इस मिश्रण जो अनाज के जो मिश्रण होते हैं उनको क्या किया जाता है कि किसी बर्तन में रखकर थोड़ी अनाज से ऊंची जगह पे खड़े होकर उन्हें ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जाता है। उसमें क्या होता है कि अनाज जो भारी होने की वजह से एक जगह गिरता है और जो भूसे वगैरह होते हैं ना वो उड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अनाज है, तो ये अनाज यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये देखिए यहाँ से जहाँ अनाज के ढेर हैं वहाँ से थोड़ी थोड़े ऊपर की तरफ ऊंचाई पे खड़े हो जाइए और वहाँ से ऊंचाई पे खड़े होकर एक बर्तन में अनाज को रखा जाता है और वहाँ से नीचे की ओर गिराया जाता है। क्या होता है कि अनाज भारी होने की वजह से एक जगह इकट्ठा हो जाता है और भूसे जो कि हल्के होते हैं वो हमारे हवा के द्वारा दूसरी तरफ उड़कर, वो भी एक जगह ही गिरते हैं पर वो दूसरी तरफ गिरते हैं। अब ये इस तरह से जो इस विधि से हम जो अनाज को अलग करते हैं भूसों से, इनको हम कहते हैं निष्पावन। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा निष्पावन विधि जिससे हम अनाजों को भूसे से अलग करते हैं। भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं जबकि भारी अनकण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर सा बना लेते हैं। अब ये जो भूसे इकट्ठा हो गए ना, ये भी हम फेंक नहीं देते हैं, ये भी हमारे पशुओं के चारे के रूप में काम आता है और अन्य भी कई कामों में ये भूसे प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए अगली विधि हमारी कौन है? चालन। जैसे कि चालन जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि चालना, जिसे हम चालना कहते हैं, घर में भी होती है ना छलनी, जिनमें हम छान कर या चाल कर चीज़ों को अलग करते हैं। कभी कभी हम आटे से कोई व्यंजन बनाना चाहते हैं, तब हमें क्या होता है कि तब हमें बहुत बारीक आटे की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस अवस्था में हम क्या करते हैं कि जो आटा है उसको हम छलनी से छानते हैं जिससे चोकर अलग हो जाता है और हमें बॉल बिल्कुल महीन आटा मिल जाता है जिससे हम अपना व्यंजन बना सकते हैं। आटे के जो ये छोटे छोटे कण हैं वो चलनी के छिद्रों के द्वारा निकल जाते हैं और अशुद्धियाँ चलनी में, और जो अशुद्धियाँ वो जो चोकर होते हैं वो चलनी में रह जाते हैं। प्राय आटे की मील में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतया गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। ठीक है, पूरी बोरी को ही, क्योंकि वहाँ तो थोड़े बहुत से काम नहीं चलता ना, जब आटा चक्की है तो वहाँ बहुत सारा गेहूँ चालना पड़ता है ना, तो उसको क्या करते हैं
गेहूं की बोरी को एक तिरछी छलनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियां तथा भूसा को निष्पावन और थ्रेसिंग के बाद भी गेहूं में जो रह जाते हैं उन्हें दूर किया जाता है। आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थान पर रेत से कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। देखिए, कभी कभी भवन निर्माण के समय ना बहुत बारीक रेत की ज़रूरत पड़ती है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि उसको जो रेत है उसको हम इस तरह के छलनी में देखिए छानते हुए आपने देखा होगा, है ना। तो इस तरह से छानते हैं, तो जिससे क्या होता है, कंकड़ और जो बड़े आकार के कंकड़ और पत्थर होते हैं वो यहाँ छन जाते हैं और बारीक रेत हमें यहाँ पे मिल जाता है, जिसे हम उपयोग में लाते हैं। ठीक है बच्चों। क्रियाकलाप 4। कक्षा में एक चालनी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए। चालन द्वारा आटे की अशुद्धियों को पृथक कीजिए। अब चौक का पाउडर बनाइए और उसे आटे में मिला दीजिए। अब देखिए, आटा भी बिल्कुल बारीक है और चौक का पाउडर भी बिल्कुल बारीक है। अब अगर ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो सोचिए आप इनको कैसे अलग करेंगे। क्या चालन विधि का उपयोग करके ऐसे मिश्रण को अलग कर सकते हैं जिनकी अमापों में अंतर हो, को पृथक करने में किया जाता है। चालन विधि जो है, जब दो अलग अलग माप की चीज़ें होती हैं तो हम उनको अलग कर सकते हैं, लेकिन जब एक जैसी चीज़ें हो जाए जैसे कि चॉक पाउडर और आटा, तो क्या आप इनको चालन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। चलिए हम देखें कि कैसे कैसे हम इन सबको अलग कर सकते हैं। अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन, ये है अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, देखिए अभी हम पढ़ेंगे। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियाँ कैसे पृथक करते हैं। प्रायः हम देखे हैं कि घरों में जो पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब क्या होता है, उन पे चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे कि धूल, मिट्टी के कण जो होते हैं वो धुलकर अलग हो जाते हैं। ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती हैं। अब सोचिए, बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? क्यों? आपने देखा है कि बर्तन में थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अगर कोई भी मिश्रण हो, अगर आप उसको पानी उसमें डालते हैं, तो जो भी मिश्रण है आपके पास, उसमें जो भी अवयव भारी होगा वो क्या होगा, बर्तन के तले में बैठ जाएगा। उस प्रक्रिया को हम कहते हैं अवसादन। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। अब देखिए, जो भी मिक्सचर है, भारी चीज़ तो तल में बैठ गई। अब जो ऊपर बच गया हल्का पानी, उसको क्या करेंगे, दूसरे बर्तन में जब हम उड़ेलेंगे तो उसको हम कहेंगे निस्तारण। आइए अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिसमें अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। देखिए, ये चित्र है ना, तो इसमें क्या दिखाया गया है, मिट्टी का जल का मिश्रण है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए आपके पास है मिट्टी जल का मिश्रण, ठीक है। तो इसमें मिट्टी जो भारी कण थे वो क्या हो गए, नीचे यहाँ तल्ली में देखिए आप जमा हो गए हैं, तो ये क्या हो गया, अवसादन विधि। ठीक है। अब ये इसको थोड़ी देर स्थिर होने के लिए छोड़ दिया जाता है, और जो ऊपर जो पानी बच गया उसे जब हम दूसरे बर्तन में पलटते हैं तो उसे हम कहते हैं निस्तारण विधि। बिना हिलाए उसको दूसरे बर्तन में पलटने की विधि को हम कहते हैं निस्तारण विधि। यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने के में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रण को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो दो पृथक परतों में बंट जाते हैं, और इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक किया जा सकता है। आइए फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? अक्सर आप छलनी में
उनको छान लेते हैं। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें। इसके अब देखिए, चाय की जो पत्तियाँ होती हैं ना, हम छलनी से छान लेते हैं। अगर हम उन्हें निस्तारण विधि से भी अलग करें तो हम कैसे करेंगे, आइए देखिए। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियाँ अब भी मिलती हैं? अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं? इस प्रक्रम को निस्यंदन या फिल्टर करना कहते हैं। देखिए, चाय की पत्तियों को तो हम पहले निस्तारण की विधि के द्वारा हम अलग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसमें चाय की कुछ पत्तियां रह जाती हैं। फिर दोबारा हम उसको क्या करते हैं, जब हम छन्नी में डालते हैं तो वो बिल्कुल ही साफ हो जाता है। तो जो बिल्कुल ही साफ हो जाता है, छलनी में छानने पर जो बिल्कुल ही शुद्ध हो जाता है, या बिल्कुल शुद्धतम रूप जिसका हमें मिलता है, तो उस विधि को हम कहते हैं निस्यंदन या फिल्टर करना कहते हैं। अब देखिए चित्र 5.1 में। अब सोचिए, तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी थी? अब निस्तारण जब हमने किया था तब भी तो दूसरे बर्तन में जब हमने चाय को उड़ेला था तब भी तो कुछ पत्तियां आ गई थी। लेकिन जब हमने निस्यंदन किया तो क्या हुआ, चाय बिल्कुल अच्छी तरह से छन गई और उसमें चाय की कोई भी पत्ती मौजूद नहीं थी। आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या आप सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नलों में गंदला जल प्राप्त होता है। तालाबों तथा नदियों में से एकत्रित किया गया जल भी पाकिल हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। पाकिल का मतलब मटमैला। पाकिल का मतलब होता है मटमैला पानी। बरसात के दिनों में अक्सर आपने देखे होंगे। आइए अब हम यह देखें कि हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसी अविलीय अशुद्धियाँ दूर कर सकते हैं। क्रियाकलाप 5 में देखिए। तालाब या नदी का पाकिल जल लीजिए। पाकिल जल मटमैला पानी लीजिए। यदि यह ना मिल सके तो एक गिलास में जल में थोड़ी मिट्टी मिला दें। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए तथा परीक्षण को लिखिए भी। ठीक है। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई? ऐसा क्यों हुआ? इस प्रक्रम में को आप क्या कहेंगे? अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। इस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़ेलिए, जैसा कि 5.8 में दिखाया गया था। यह मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था ना, यही है ये वाला जो मैंने आपको अभी पहले दिखा दिया था। देखिए यहाँ पे पानी की ग्लास के तली में जो बैठ जाता है ना, वो। क्या गिलास की तली में कुछ बैठ गई? ऐसा क्यों हुआ? इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? इस प्रक्रम को हम कहेंगे अवसादन, है ना। इस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़ेलिए। जब उड़ेलेंगे तो क्या होगा? इसको निस्तारण कहेंगे। आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? निस्तारण कहेंगे। क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पाकिल अथवा भूरे रंग का है? अब इसका निस्यंदन कीजिए। क्या चाय वाली छन्नी से यह कार्य किया? आइए कपड़े की सहायता से जल को निस्यंदन करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े से बुने हुए दागों के बीच में छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्यंदक के रूप में किया जा सकता है। अब कपड़े में इसको हम छानते हैं। यदि जल अब भी गंदला है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्यंदित कर सकते हैं, जिसमें और भी छोटे रंध्र हो सकते हैं। अब अगर जल अभी भी गंदा है तो हम क्या करेंगे? अशुद्धियों को फिल्टर पत्र जो कि बाज़ार में उपलब्ध है, वो आसानी से मिल जाती हैं। ऐसे फिल्टर पत्र को लाएंगे और उससे हम उस पानी को छानेंगे। अब क्या होते हैं, उनमें बहुत छोटे छोटे बहुत बारीक रंध्र होते हैं, छेद होते हैं, जिनमें कि ये मिट्टी वाले जो कण हैं ये उसमें रुक जाते हैं और फिल्टर पत्र के द्वारा छानने पर पानी हमें बिल्कुल साफ प्राप्त हो जाता है। ये देखिए फिल्टर पत्र कैसा होता है। ये देखिए फिल्टर पत्र इस तरह का मिलता है और इसको फिर ऐसा होता है ना, इसको फिर बीच से बिल्कुल फोल्ड करते हैं, तो आधे आधे करने के बाद फिर ऐसा त्रिकोण सा बना देते हैं। अब त्रिकोण सा बनाने के बाद इसमें फिर पानी को हम जब छानते हैं तो क्या होता है, हमें बिल्कुल स्वच्छ जल
मिल जाता है। जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? हिलाने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हो? मिश्रण के ठोस कण, मैं यहाँ पढ़ रही हूँ बच्चों, मिश्रण के ठोस कण उसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते तथा फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। देखिए, ये कोण बनाना और फिर इसको फिल्टर पत्र से इस पानी को छानकर अलग करना। आप देखिए, यहाँ आप देख पाएंगे कि पानी बिल्कुल साफ प्राप्त होता है। साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनके बीजों और ठोस कणों को पृथक किया जाता है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी होता है। निस्यंदन की विधि का प्रयोग हम करते हैं जब हम पनीर बनाते हैं। तो दूध को जब हम फाड़ते हैं ना, फिर उसे हम कपड़े में बांध देते हैं, तो क्या होता है कि उसमें से जो पानी होता है और वो अलग हो जाता है, और जो पनीर होता है वो कपड़े में रुक जाता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इसमें पनीर को ठोस कणों तथा द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है, और इस तरह से ये निस्यंदन की प्रक्रिया द्वारा हमें पनीर मिल जाता है। अब हम देखेंगे वाष्पन। क्रियाकलाप 6 में वाष्पन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, भाप बनकर उड़ जाना, वाष्प बनकर उड़ जाना, वाष्पन। एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए तथा अच्छी तरह हिलाइए। क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? हिलाने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हो? नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए। अब उस नमक वाले पानी को आप गर्म कीजिए, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है आपका। यहाँ जल को उबालकर उड़ने दीजिए। बीकर में क्या बचता है? देखिए, जब ये पानी, आप नमक वाले पानी को जब आप गर्म करेंगे ना यहाँ पे, तो आप देखिए कि क्या होगा। गर्म करने के बाद यहाँ पे गर्म कीजिए, तो नमक वाला पानी जब गर्म करेंगे तो ये भाप बनकर पानी उड़ जाएगा, यहाँ से भाप बन जाएगा और ये यहाँ से उड़ने लगेगा। और जब ये सारा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा तो आखिर में क्या बच जाएगा? बर्तन में नमक बीकर में बच जाएगा। इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहाँ पर जल होता है, वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। जहाँ पानी रहेगा वहाँ वाष्पन होता रहेगा, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि जैसे पार्क है या सड़क है, तो वहाँ अगर बारिश के दिनों में बारिश होती है तो थोड़ी देर के बाद भी आपने देखा होगा कि बारिश की जो पानी आया था वो ख़त्म हो जाता है, वो उड़ जाता है, वो भाप बनकर उड़ जाता है। आपके विचार से नमक कहाँ से आता है? समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। जो आपने सुना भी होगा कि समुद्र का पानी कैसा होता है, नमकीन होता है या खारा होता है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि जो नमक हमें प्राप्त होता है वो समुद्र के इसी पानी से प्राप्त होता है। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक भी है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर भाप के द्वारा उड़ जाता है, और कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है और ठोस लवण नीचे बच जाता है, जो कि हमें नमक के रूप में प्राप्त होता है। देखिए, इस तरह से नमक समुद्र के उथले जो गड्ढे बनाए जाते हैं और उनमें समुद्र का पानी डालकर छोड़ दिया जाता है। क्या होता है, कुछ समय बाद ये भाप बनकर ये ना यहाँ से उड़ जाते हैं। देखिए, और फिर क्या बच जाता है? नमक बच जाता है। आखिर में नमक बच जाता है। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग।
अब देखिए, ये तो साधारण तरीके से आपने देख लिया कि इस तरह से हमने दो चीज़ें अगर मिक्स हैं तो हम उनको कैसे अलग अलग कर सकते हैं। अगर उनमें एक से अधिक चीज़ें मिली हुई हैं और सारी अलग अलग हैं और सबके गुणधर्म भी अलग अलग हैं, तो हम कभी कभी इन चीज़ों को अलग करने के लिए हमें 2 से 3 विधियां भी करनी पड़ती हैं इन मिश्रण को अलग अलग पृथक्करण करने के लिए। हमने पदार्थों के पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया। प्रायः किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने के में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। चलिए हम देखिए क्रियाकलाप 7 में क्या है। रेत और नमक का मिश्रण लीजिए, जो कि आपने अभी ऊपर पढ़ा था ना, रेत और नमक का मिश्रण सबसे पहले हमने पढ़ा था कि रेत और नमक का मिश्रण लीजिए। इसे आप कैसे पृथक करेंगे? हमने पहले भी देखा है कि हस्त चयन विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं होगी। हाथ से तो हम बिनकर इन्हें अलग नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि नमक और रेत दोनों एकदम एक जैसे हो जाएंगे और इन्हें मिलकर अलग नहीं किया जा सकता। इस मिश्रण को बीकर में रखिए, इनमें कुछ जल मिलाइए, उसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक और रख दीजिए। आप क्या देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ गया। अब रेत तो भारी था, वो नीचे तली में बैठ गया। इसे निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। निस्तारित द्रव्य में क्या है? क्या आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो आरंभ में मिश्रण में था? अब इस निस्तारित द्रव्य से नमक व जल को पृथक करना है। इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद कर दीजिए। अब कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली की टोंटी से भाप निकलते देखते हैं? देखिए, जैसा कि यहाँ दिख रहा है ना, इसको गर्म करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ से भाप निकल रहा है ना। देखिए भाप का निकलना, और भाप जब निकलता है ना बच्चों, तो अगर आप उसके सामने कोई ठंडी प्लेट जिसके ऊपर थोड़ी बर्फ़ के टुकड़े रखकर आप भाप के नज़दीक ले जाएंगे और नीचे दूसरी तरफ यहाँ दूसरा कोई बर्तन रख देंगे, तो यहाँ से ये भाप गर्म होता हुआ भाप सीधा ठंडा होगा और ठंडा होकर सीधा ये पानी में बदल जाएगा और पानी में बदलकर ये दूसरे बर्तन में जमा हो जाएगा। एक धातु की प्लेट लीजिए जिसमें बर्फ रखे हो। प्लेट को केतली की टोंटी से ठीक ऊपर पकड़िए, जैसा कि चित्र 5.13 में दर्शाया गया। आप क्या देखते हैं? केतली के सारे जल को भाप में बदलने दीजिए। जब भाप बर्फ से ठंडी हो गई प्लेट के संपर्क में आती है तो संघनित हो जाती है। वो क्या हो जाती है? उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब वो ठंडी होकर फिर पानी बन जाती है, क्या कहलाता है वो विधि? वो कहलाता है संघनन या संघनित होना। ये संघनित होकर क्या बन जाता है? द्रव में बदल जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना है। जल वाष्प से इसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने भाप से इसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। वाष्पन, भाप बनकर उड़ना, और भाप से फिर पानी में बदल जाना क्या कहलाएगा? संघनन। क्या आपने कभी किसी पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया था, उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदों को देखा है क्या? आपकी मम्मी जब किचन में दूध उबालती हैं और फिर उसको दूध को किसी प्लेट से ढक देती हैं, क्या आपने प्लेट को उठाकर कभी देखा है? बिल्कुल देखा होगा। और उस पर आपने क्या देखा होगा? पानी की बहुत सारी बूंदें उस पर जमा हो जाती हैं। तो क्या होता है कि दूध तो बहुत गर्म था, उससे निकलने वाले भाप जब ठंडे प्लेट से टकराई तो वो संघनित हो गई और वाष्प क्या बन गया? संघनित होकर जल बन गया। अब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली में पीछे क्या छूट जाता है? इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन तथा संघनन विधियों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृथक किया है। पहेली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था। फिर उसने क्रियाकलाप 7 में सुझाई गई विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उसने यह पाया कि वह तो लिए गए नमक
के केवल थोड़े भाग की ही पुनः प्राप्ति कर पाई। इससे कहाँ त्रुटि हो गई? देखिए, इसमें त्रुटि उसकी कहाँ पे हो गई थी, मैं बताती हूँ उसकी त्रुटि कहाँ हो गई। क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? जो एक जल में जो घुलनशीलता होती है, किसी भी चीज़ की जो घुलनशीलता होती है वो एक निश्चित मात्रा तक होती है, लेकिन आप उस निश्चित मात्रा से भी ज़्यादा चीज़ें घोलने की आप पानी में कोशिश करेंगे तो वो उसमें घुलेंगी नहीं। अध्याय 4 में हमने पाया था कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं, तब हम उन पदार्थों को जल में विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं? जब जल में घुल जाता है उसको क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? क्रियाकलाप 8 में देखिए। इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा ग्लास, एक चम्मच नमक तथा जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए, एक चम्मच नमक इसमें डालकर तब तक बिडोलित कीजिए जब तक कि यह पूरी तरह से ना घुल जाए, जैसा कि चित्र 5.14 में दिखाया गया है। देखिए, घोलते जाइए इसको, एक चम्मच नमक डालकर। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद आप क्या पाते हैं? कुछ अबिलेयी नमक बच जाता है। अब देखिए, उसमें घुलने की जो क्षमता थी वो अब समाप्त हो चुकी होती है, और अब जो आप नमक डाले जा रहे हैं तो वो क्या होगा कि वो उसमें जमा होता चला जाएगा, बीकर की तली में बैठ जाता है। यदि हाँ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। जब वो अब और नहीं घोल सकता तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। यह एक संकेत है जो यह बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहेली ने रेत में अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। अविलेय नमक रेत के साथ मिला रह गया, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या का हल कर सकती थी। कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनाने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? आइए हम पहेली की सहायता करने का प्रयास करें। क्रियाकलाप 9 में बीकर में कुछ जल लीजिए तथा उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि उसमें और नमक ना घुल सके। इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। आप क्या पाते हैं कि बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ? क्या अब यह घुल गया है? यदि हाँ, तो क्या इस विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है? इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठता दिखाई देता है? यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा भी घोली जा सकती। कोई भी चीज़ जब आप घोलेंगे तो उसको गर्म पानी में जब घोलेंगे तो घुलने की मात्रा उसकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या जल में विभिन्न विलेय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? आइए पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 10 में 2 गिलास लीजिए और प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए। एक गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए और तब तक बिडोलित कीजिए जब तक कि वह घुल ना जाए। 1-1 चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालते जाइए। नमक के चम्मचों की संख्या जो कि घोली गई है को सारणी 5.2 में लिखते जाइए कि आपने नमक कितना घोला और कितनी चम्मच चीनी घोली। इस क्रियाकलाप को चीनी से भी दोहराइए। इसको जल में विलेय अन्य पदार्थों से भी दोहरा सकते हैं। जैसे आपने नमक और चीनी घोलना था तो जितनी मात्रा में आपने नमक घोली है, जितनी चम्मच आपने नमक डाली उतनी ही चम्मच चीनी की भी डालिए। या आप अगर कोई और दूसरा कुछ चाहते हो उसमें मिलाना चीनी की जगह, तो आप उसे भी मिलाकर देख सकते हैं जो कि उसमें घुल जाए, पानी में घुल जाए।
सारणी 5.2 से आप क्या जानकारी प्राप्त करते हैं? क्या आपने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है? हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की है। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी किया जाता है। हमने यह भी सीखा कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ न घुल सके तो वह संतृप्त विलयन कहलाता है। अगर आपने नमक अगर आपने पानी में घोला, जब तक घोला और अब उसमें घुलने की क्षमता खत्म हो चुकी है पानी में, तो वो विलयन, वैसा विलयन क्या कहलाएगा? वैसा विलयन कहलाएगा संतृप्त विलयन। चलो बच्चों, आप आज तो हमारा ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है और हम फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो में नए पाठ के साथ। थैंक यू बच्चों। अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाना समझ आया हो, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके बच्चों।